नमस्कार, मैं हूं एमएस चौहान और आप देख रहे हैं सक्सेस प्लस। सक्सेस प्लस की इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और साथ में वंदन अभिनंदन माँ सरस्वती, माँ शारदा जो विद्या की देवी हैं। माँ शारदा की कृपा आप सभी विद्यार्थियों पे बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम सरस्वती वंदना के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे बच्चों। तो चलिए हम और आप सरस्वती वंदना के साथ क्लास की शुरुआत करें। सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। माँ शारदा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बच्चों, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वह हमारा बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होना है और उस टॉपिक का नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्लियर है? तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अगर आप देखें तो यह चाइल्ड साइकोलॉजी का एक कंसेप्चुअल चैप्टर है। अगर कंसेप्ट की बात करें तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि सीडीपी में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में, अगर आप क्वेश्चंस को करते हैं तो उसके 2-3 बेस चैप्टर हैं और अगर वह बेस चैप्टर आपका क्लियर नहीं हुआ तो आप हर प्रकार के क्वेश्चन में अटकेंगे। क्लियर है? और आपके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट को लेकर के ना मिसकंसेप्शन भी होगा। इसलिए आपको यह चैप्टर बहुत ही अच्छे प्रकार से समझना है और मेरा यह दावा है कि आज इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जितना भी मिसकंसेप्शन है वो सब आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वह है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों? अच्छा, यहां पे आपने पार्ट 1 आपकी नजर गई होगी कि भाई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट 1 क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट 1 का मतलब है कि इस पूरे चैप्टर को, चूंकि यह बहुत ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट 1 एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट 2। और इसका जो पार्ट 3 रहने वाला है वह इसी पर, इस चैप्टर पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके सीटेट के पेपरों में पूछे गए थे, पूछे जाएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है या उन्हीं प्रश्नों का समावेशन है। क्लियर है? यानी यहां पर वो प्रश्न नहीं है, प्रैक्टिस सेट वाले प्रश्न नहीं है, यहां पे उन्हीं प्रश्नों को लाया गया है जहां आप एक्चुअल जो क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन किस प्रकार का होता है, पेडागोजी का कंसेप्ट पे आधारित किस प्रकार का प्रश्न होता है, वह प्रश्न ही पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। क्लियर है? तो चलिए हम आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट 1 के इस चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि एक तो यहाँ पे क्लैरिटी और जो साउंड है वह दोनों बेहतरीन आ रहे होंगे आपके पास, है ना? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपके सामने यह तस्वीर, जो यह जो पिक्चर है जो आप देख पा रहे हैं, बड़ा ही प्यारा पिक्चर है। देखो यहां पर अगर आप देखो तो यह बिल्कुल बच्चा जो है यहाँ पे इन्फेंसी स्टेज में है ना? एक छोटा सा बच्चा है, उसके बाद फिर यह चाइल्ड, उसके बाद फिर आगे जाकर के लेटर चाइल्डहुड कहेंगे, उसके बाद आगे जाकर के एडोलसेंस, फिर एडल्ट, है ना? तो अगर आप देखें तो यहाँ पर एक क्रमिक विकास हो रहा है, क्रमिक, है ना? अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक क्रमिक विकास हो रहा है और यहां पर आप अगर देखें तो यह धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, एज वी ग्रो बिग डे बाय डे। तो यहां पर बच्चे अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि यहां पर साइज के अकॉर्डिंग, है ना, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, है ना, हमारे जो ग्रोथ है वह भी होती है और बॉडी के साइज में भी क्या होता है, बदलाव होता है। ठीक है? जैसे हमारे पाँव का बड़ा होना, बाह का बड़ा होना, हाथ की लंबाई बढ़ना, है ना, और हमारा अपीयरेंस भी चेंज होता है। अपीयरेंस यानी हम दिखने में भी जिस प्रकार से हम शैशवावस्था में दिखते हैं उससे डिफरेंट बाल्यावस्था में, उससे डिफरेंट एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था में, और उससे डिफरेंट वयस्कावस्था में दिखते हैं।
तो अपीयरेंस भी चेंज होता है, साइज भी चेंज होता है और अपीयरेंस भी चेंज होता है। जिस तरह से आप इसमें देख पा रहे हैं, है ना, सभी देखने में, देखो यहाँ पर हेयर कटिंग देखो इसका, इस बच्चे का, यहाँ देखो, सब में आपको इसके अपीयरेंस में चेंजेस नजर आ रहे होंगे, आ रहे हैं, यहाँ पे क्लियर है। और देखो यहाँ पर छोटे हाथ पैर हैं, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी साइज, यानी ग्रोथ की बात करें, है ना, फिजिकल ग्रोथ भी अगर देखें तो यहां पर आपको बहुत सारे अपीयरेंस में चेंजिंग नजर आएगी और साइज में भी चेंजिंग नजर आएगी। क्लियर है? चलिए, अब यहां पर ना सिर्फ ग्रोथ की बात करें, तो अगर हम बात करें डेवलपमेंट की भी, तो यहां पर मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी क्या होता है, धीरे धीरे वह बढ़ता है। यानी जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनके अंदर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी भी बढ़ती है ना, कॉग्निटिव एबिलिटी भी बढ़ती है बच्चों में। जैसे एक छोटा बच्चा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वह आगे चल करके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता है। पहले बच्चा कॉन्क्रीटली थिंक कर सकता है, लॉजिक कर सकता है ना, मूर्त रूप में, लेकिन बच्चा जैसे ही बड़ा होता है वह एब्स्ट्रैक्टली या फॉर्मल वे में भी थिंकिंग कर सकता है। क्लियर है? तो इस स्लाइड में हमने क्या सीखा बच्चों? इस स्लाइड्स में हमने सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह सीखा कि धीरे धीरे जैसे, है ना, हम बड़े होते हैं, हमारे साइज, हमारे अपीयरेंस, हमारा मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। क्लियर है? चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, यह दो तस्वीर आपको दिख रही होगी। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, सारे जो भी इस वीडियो को भी देख पा रहे हैं वह सभी टीचर ट्रेनिंग, किसी ने डीएलएड किया होगा, किसी ने बीएड किया होगा, कोई एमए बीएड होगा, और सभी शिक्षक बनने के लिए तैयार है। क्लियर है? उसके लिए आपको सेंट्रल लेवल पे सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है, और स्टेट लेवल पे अगर उत्तर प्रदेश में बनना चाहते हैं तो यूपी टेट, हरियाणा में एस टेट, उत्तराखंड में उत्तराखंड टेट, है ना, पंजाब में पी टेट, बिहार में बी टेट। क्लियर है? तो जितने भी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन हैं वह रिक्रूट किसको करता है? टीचर्स को करता है। तो यहां पर कहने का मतलब है कि टीचर्स को ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि आप शिक्षक हैं तो आपको बच्चों की साइकोलॉजी तो समझनी होगी, ठीक है ना। तो यहां पे प्रश्न ये उठता है कि टीचर्स नीड टू नो अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। जरूरत क्यों महसूस होती है ह्यूमन डेवलपमेंट की? वह इसलिए क्योंकि एक आप अध्यापक हैं या अध्यापिका हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए, कि बच्चों में किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। ये डेवलपमेंट जो है बच्चों में किस प्रकार होता है। क्लियर है? जैसे टीचर्स को यह समझना होगा कि कोई बच्चा किसी चीज को सीखने के लिए कब तैयार होता है, क्या वह सीखने के लिए तैयार है भी या नहीं। क्योंकि रेडीनेस टू लर्न एक बहुत ही डीप कंसेप्ट है ना। कौन सा? रेडीनेस टू लर्न। रेडीनेस टू लर्न। जब R2L के प्रोसेस में जाएंगे तो आप ये जरूर देखेंगे कि अगर बच्चा किसी भी चीज को सीखने के लिए जब तक वह मैच्योर नहीं होता है या मेंटली स्ट्रांग नहीं होता है या मेंटली तैयार नहीं होता है, तब तक वह बच्चा उस चीज को नहीं सीख सकता। जैसे इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, यह छोटा सा बच्चा है और इसको अगर हम कोई एक वेट लिफ्टिंग के भारी भरकम चीजों को दें तो वो नहीं उठा पाएगा। क्यों नहीं उठा पाएगा? क्योंकि इस बच्चे का जो मसल्स है वो अभी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ है ना। क्लियर है? जैसे छोटे बच्चे को, किसी क्लास 3rd के बच्चे को अगर हम कैलकुलस या इंटीग्रेशन जैसे जटिल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स दे दें तो क्या वो सॉल्व कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि अभी वह बच्चा उस चीज के लिए तैयार नहीं है। क्लियर है? यस। और दूसरा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग चिल्ड्रन, है ना। जैसे यहां पर आप 3 बच्चों को देख रहे हैं, तो A, B और C। तो आपको यह समझना होगा एक अध्यापक होने के नाते, एक टीचर होने के नाते, कि भाई A, B, C तीनों के तीनों बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। हो सकता है इन तीनों के बीच में जो कल्चर है वो डिफरेंट होगा, है ना। हो सकता है इन तीनों बच्चों में जो IQ लेवल है, जो इंटेलिजेंस लेवल है, उसमें भी अंतर हो सकता है।
हो सकता है सभी के लर्निंग स्टाइल में, सीखने के तरीकों में भी अंतर हो सकता है। तो एक टीचर होने के नाते आप बच्चों के लर्निंग स्टाइल के अकॉर्डिंग ही टीचिंग स्टाइल करेंगे। क्लियर है? तो इसका बेस क्या होता है? इसका बेस होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्योंकि जब तक हम बच्चों के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं कर पाएंगे, तब तक हम यह डिसाइड नहीं कर सकते कि किस बच्चे को किस प्रकार से सिखाना है। क्लियर है? अब आपके सपोज करो कि आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? आप प्राइमरी के टीचर हो, 30 बच्चे आपके क्लास में बैठे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपके एक सेम पैटर्न पे सभी बच्चे पढ़ लेंगे? बिल्कुल नहीं। क्योंकि वहां 30 बच्चे में हो सकता है कि आपके 10 बच्चे उस टीचिंग मैथोलॉजी को, जिस टीचिंग मैथोलॉजी से आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे समझ जाएं, लेकिन दूसरे बच्चे उस टीचिंग मैथोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या फिर उसे समझ नहीं पा रहे हैं, बेटर अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो उस समय आपको यह सोचना होगा कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। क्लियर है? क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर टीचर को पता होगा, तभी टीचर क्या करेगा? इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर ही अपनी टीचिंग मैथोलॉजी सेट करेगा। क्लियर है? चलिए, तो यह दोनों जानना आवश्यक है। क्लियर है? इसलिए टीचर को जरूरत होता है, किस चीज की जरूरत? कि ह्यूमन डेवलपमेंट को समझे, है ना, चाइल्ड डेवलपमेंट के कंसेप्ट को समझे और फिर उस पर काम करे। चलिए, तो यहां पे दो कॉन्सेप्ट हमने ले लिया, तीसरे कंसेप्ट की ओर चलते हैं। देखिए, अब यहां पर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट का क्या मतलब है? तो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है यहां पे कि विकास के कितने प्रकार हैं। मुख्य रूप से हमने यहां पर 6 प्रकार लिए हैं, है ना, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर है? देख पा रहे होंगे आप, पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिर है मॉरल डेवलपमेंट, फिर है मोटर डेवलपमेंट, फिर है लैंग्वेज डेवलपमेंट और फिर है सोशल डेवलपमेंट। क्लियर है? ये कोई सीक्वेंस से नहीं है, आप इसको ये जान लें कि भाई ये 6 के 6 आपके डेवलपमेंट के प्रकार हैं। क्लियर है? फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट, यह प्रकार हैं। कई बार प्रकार भी पूछ दिया जाता है, प्रश्न कई बार सरल आता है, आसान सा प्रश्न है, तो इस प्रकार को भी आपको यहां पे देखना है। क्लियर है? चलिए, अब हम बात करते हैं एक एक करके हर प्रकार के डेवलपमेंट की। तो सबसे पहला डेवलपमेंट जो है हमारा, वो फिजिकल डेवलपमेंट है। क्लियर है? कौन सा डेवलपमेंट है? फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट में आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, यहां पर देखिए, ये 9 मंथ्स का एक बच्चा है, उसके बाद यहाँ पे 3 इयर्स की, फिर 12 इयर्स की, फिर 16 इयर्स। यानी यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर यह बच्चा इन्फेंसी स्टेज में है, यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड, यहाँ पे लेटर और यहाँ पे एडोलेसेंस। तो यहाँ पर जो अलग अलग अवस्थाएं हैं, तो आप कैसे इसको समझ सकते हैं? आप, है ना, साइज, अपीयरेंस और उसके मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के आधार पे कह सकते हैं कि इन बच्चों के फिजिकल ग्रोथ में इनका मसल्स, इनका बोन्स, इनकी हाइट, इनका वेट, इनका ऑर्गन सिस्टम जो है वो क्या किया होगा? ग्रो किया होगा। क्लियर है? तो यह जो पार्ट है वो फिजिकली, क्योंकि आप देख रहे हैं कि फिजिकली अपीयरेंस या फिजिकली जो चेंजेज हैं, यह इसमें देखने को मिलता है अलग अलग स्टेज में, अलग अलग तरीके से। ठीक है? अब यहाँ पे जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वह क्या होता है? कर्विलिनियर होता है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होता है? तो कर्विलिनियर होता है। अब कर्विलिनियर का जो कॉन्सेप्ट क्या है कि यहाँ पर जो पेस होगा, जो उसकी गति होगी, है ना, वो पहले क्या होती है? पहले स्लो होती है, पहले फास्ट होती है ना, फिर उसके बाद स्लो और फिर फास्ट। कैसे कैसे? तो आपने देखा होगा कि जो इन्फेंसी स्टेज है ना, बच्चा जन्म से बहुत तेजी से फिजिकल ग्रोथ करता है, बाद में वह जो स्पीड है वो क्या होती है? थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही 13, 14, 15 की बात करें, है ना, तो उसमें फिर वह फिजिकल जो ग्रोथ है वो फिर तेजी से होता है ना। तो यहाँ जो जो ग्रोथ का पेस है ना, उसकी जो गति है वो पहले फास्ट, फिर स्लो, फिर फास्ट। इसलिए इस कंसेप्ट को कहते हैं कर्विलिनियर। तो हमेशा याद रखेंगे कि जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो कर्विलिनियर होगा। यह प्रश्न पूछा भी गया है और आगे रिपीट भी हो सकता है। चलिए, अब क्या फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर क्लाइमेट का भी असर होता है? बिल्कुल होता है। आपने देखा होगा कि जो भी
ठंडे प्रदेश होते हैं या ठंडा देश होता है, वहां के लोगों की हाइट ज्यादा होती है, रंग पर भी उसका असर होता है, गोरे चिट्टे होते हैं, है ना। लेकिन अगर आप बात करें एशियन कंट्री की, तो यहाँ वहां के लोग उनके कंपैरिजन में उनकी कम हाइट होती है और रंग पर भी उसका असर देखा जाता है। तो यह हम कह सकते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर क्लाइमेट का भी प्रभाव पड़ता है। क्लियर है? चलिए, तो इस तरह से हमने इस कंसेप्ट को समझा है, एक बार आप देख लें, है ना। चलिए, अब हम बात करेंगे अगले कंसेप्ट की। अगला कंसेप्ट देखिए, यहां पर फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो यहां आपको दिख रहा होगा एक तस्वीर, है ना। हेरिडिटी सेट्स द लिमिट ऑन फिजिकल ग्रोथ। हेरिडिटी जो है वह सेट कर देती है एक लिमिट कि आपका ग्रोथ कितना हो सकता है। सपोज करें कि आपके माता और पिता की हाइट लगभग 5 फीट है ना, तो आपकी हाइट उनसे ज्यादा या उनसे कम हो सकती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी हाइट 6 फुट या 6.25 फुट या 6.5 फुट हो जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये हेरिडिटी ना, ये एक्चुअली लिमिट सेट कर देती है किसकी? फिजिकल डेवलपमेंट की। यहां तक कि आप दिखने में भी अपने मम्मी जैसे या पापा जैसे, ये दोनों के कुछ कुछ अपीयरेंस को लिए हुए होते हैं। इसको एक तस्वीर से समझते हैं। यह तस्वीर आपको दिख रहा है, यहां पर अगर देखिए तो दर्शाया गया है कि यहां पर देखिए ये जो पार्ट है यहां पर, यानी इस बच्चे के जो कान हैं इसके पापा के जैसे हैं। क्लियर है? कान पापा के जैसे हैं, और इसका जो हेयर यानी बाल है वह बाल माँ के जैसा है। क्लियर है? हाइट की अगर बात करें तो हाइट लगभग मम्मी और पापा के जैसा है। क्लियर है? और यहां पर अगर बात करें आईज की, तो इस बच्चे की आईज इसके पापा के जैसे है। तो कहीं ना कहीं आप ये देख पा रहे हैं कि इसका जो अपीयरेंस है, यह दिखने में कैसा है, तो यह दिखने में, है ना, कुछ मामले में पापा की तरह और कुछ मामले में माँ की तरह है। ठीक है? इसी को तो यह डिसाइड कैसे होगा, है ना, ये डैड सन और मॉम, है ना, ये कैसे होगा? तो ये हेरिडिटी ही है, यह हेरिडिटी ही है जो कि फिजिकल ग्रोथ के लिमिट को सेट करती है। समझ गए बात? तो ये हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि यहां से भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट, अगला, नेक्स्ट स्लाइड में। अब अगला जो है वो है मोटर डेवलपमेंट। यह भी मोटर डेवलपमेंट इज ऑल्सो टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। और यहां पर मोटर डेवलपमेंट में अगर आप देखेंगे तो यहां पर देखो, तस्वीर को पहले देखो, यहां भी आप देख रहे हैं कि बच्चे खूब सारी ढेर सारी एक्टिविटी कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। यहां भी आप देख पा रहे होंगे और यहां भी, ये 3 एक्टिविटी, इन 3 तस्वीरों को ठीक प्रकार से आप देखें। क्लियर है? मोटर डेवलपमेंट, पहले यहां पे मोटर डेवलपमेंट, दूसरा है ग्रोस मोटर, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, और तीसरा है फाइन मोटर डेवलपमेंट। अब इसको समझते हैं, क्योंकि प्रश्न यहां से आता है ना, कि मोटर डेवलपमेंट में यह फाइन मोटर क्या है और ग्रॉस मोटर क्या है। ठीक है? तो यहां पर बच्चों अगर देखें तो मोटर डेवलपमेंट का मतलब आप देख ही रहे हैं कि मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बच्चे इसमें 2 तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, या तो बच्चा ग्रॉस मोटर कर रहा होता है या फाइन मोटर कर रहा होता है। ग्रॉस मोटर में आप देखेंगे कि जो लार्ज मसल्स जो हैं वह इन्वॉल्व होते हैं, जैसे रनिंग, दौड़ना, उछलना, कूदना, ये सब किसके पार्ट होंगे? यह सब पार्ट होगा किसका? ग्रॉस मोटर का, है ना, जिसमें लेग्स एंड आर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, या यूं कह सकते हैं आप कि आपके लार्ज मसल्स एंड बोन्स इन्वॉल्व होते हैं इस क्रिया को करने के लिए, है ना। और एज फार एज द फाइन मोटर इज कंसर्न, अगर हम इसकी बात करें, फाइन मोटर की बात करें, तो फाइन मोटर में हमेशा आपके जो स्मॉल बोन्स एंड मसल्स होते हैं, है ना, वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आपने देखे होंगे कि फाइन मोटर्स में हैंड्स एंड फिंगर्स, है ना, यहाँ पे हाथ और उंगलियों का इस्तेमाल, है ना, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि राइटिंग, एक राइटिंग वर्क किस मोटर स्किल में आएगा अगर आपसे पूछ दिया जाए? राइटिंग वर्क। अब राइटिंग में क्या होता है, आप हैंड और फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो ये किस मोटर में आएगा? तो भैया फाइन मोटर में आएगा। रनिंग, जंपिंग, है ना, ये सब किस में आएगा? रनिंग, जंपिंग किस में आएगा? ये सब ग्रॉस मोटर में आएगा। तो सीटेट में या किसी दूसरे राज्य की भी टेट में यहां से इस कंसेप्ट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आई होप सो कि आप समझ गए होंगे मोटर डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए, मोटर
इंक्लूड्स डेवलपमेंट ऑफ हैंड्स, लेग्स, माउथ एंड अदर रिलेटेड पार्ट्स ऑफ बॉडी। और इसी को हमने दो पार्ट में कर दिया, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर। ठीक है, चलिए, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। ओके, चलिए, देखिए बहुत ही लाजवाब तस्वीर है और यहां से कंसेप्ट आता है, हमेशा आपने सुना होगा। यहां पर मोटर डेवलपमेंट में ही एक कंसेप्ट पूछा जाता है, बायलैटरल और यूनिलैटरल, है ना। यह पेपर में भी आपके बहुत बार पूछा गया है, बायलैटरल और यूनिलैटरल। इस चीज को आप समझेंगे। अब इस बच्चे को देख रहे हैं आप, यह बच्चा जो है इन्फेंसी स्टेज में है ना, जब बच्चा 1 साल का या 1.5 साल का होता है, तो आपने देखा होगा कि बच्चे किसी भी वस्तु को उठाने के लिए, यह बच्चा अगर इस बॉल को उठाना होगा, इस बॉल को अगर बच्चे को उठाना होगा, तो बच्चा किसका प्रयोग करेगा? दोनों हाथों का प्रयोग करेगा, है ना। दोनों हाथ, यानी यह क्या हो गया? बायलैटरल हो गया। ठीक है, लेकिन बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, समझदार होता है, तो उसको यह पता चल जाता है कि किन वस्तुओं के लिए दोनों हाथ का और किन वस्तुओं के लिए एक हाथ का प्रयोग करना चाहिए। फिर बच्चा वो क्या करता है? किसी वस्तु को उठाने के लिए एक हाथ का प्रयोग करता है। तो बच्चा, यहां पे ध्यान रखना कि बच्चे का जो मोटर डेवलपमेंट होता है वह बायलैटरल टू यूनिलैटरल होता है, यानी बच्चा पहले दोनों हाथ का इस्तेमाल करता है और धीरे धीरे जब वो हाथ के विशेष उपयोग को सीख जाता है ना, इस्तेमाल करना सीख जाता है, तो फिर वह एक हाथ का प्रयोग करता है। क्लियर है? इस तस्वीर से क्लियर हो गया? तो कभी भी क्वेश्चन में आए तो कंसेप्ट याद रखना कि बायलैटरल से यूनिलैटरल होता है ना, बायलैटरल से यूनिलैटरल होता है। क्लियर है? चलिए, समझ गए? अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। यह जितने भी कंसेप्ट आपको बताए जा रहे हैं बच्चों, यह बिल्कुल डेप्थ कंसेप्ट है। सीटेट का किसी भी ईयर का, अब तक का, आप किसी भी 5 साल का, 6 साल का, 7 साल का, 10 साल का, आप जितने किन्हीं भी प्रश्न को उठा के देख लीजिए, अगर वह ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन है तो आपसे बहुत आसानी से बनने वाला है इस वीडियो के बाद। अगर आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पार्ट 1 और पार्ट 2 के वीडियो को अगर आपने सक्सेस प्लस के चैनल पे देख लिया तो। क्लियर है? उसी प्रकार से सक्सेस प्लस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है और आप उस चैनल पे भी जाकर के बहुत सारे टीचिंग रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। और देखने के बाद अगर आपको वीडियो सार्थक लगे, है ना, तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए, क्योंकि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है ना, कि हमारे पास भी पढ़ने वाले बच्चे हैं। चलिए, अब यहां पे देखें तो यह भी कंसेप्ट बहुत बार पूछा गया है। क्या? मोटर डेवलपमेंट फॉलोज एन ऑर्डरली सीक्वेंस। भाई मोटर डेवलपमेंट ना एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर को फॉलो करता है, और वह दो सीक्वेंस है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। एक आपका है सेफ्लोकॉर्डल सीक्वेंस और दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। यानी सेफ्लोकॉर्डल सीक्वेंस एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस इज द पार्ट ऑफ मोटर डेवलपमेंट, और यह जो है एक ऑर्डर में फॉलो करता है। क्लियर है? कैसे समझते हैं? तो सेफ्लोकॉर्डल सीक्वेंस का मतलब होता है कि यहां पर जो डेवलपमेंट है वह, देखिए यहां पे डेवलपमेंट जो होगा वह सिर से पैर की ओर होगा। क्लियर है? सिर से पैर की ओर होगा। क्लियर है? यानी आपने देखा होगा कि जब बच्चा का जन्म होता है तो वह बच्चा रोना स्टार्ट कर देता है, यानी कहीं ना कहीं वहां पर उसका जो माइंड है वह लगभग काम करना स्टार्ट कर देता है, डेवलप हो जाता है। और धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे उसके जो हाथ हैं, उसके जो पांव हैं, वह धीरे धीरे करके फिर वह, सबसे आपने देखा होगा कि सबसे जो बाद की जो अवस्था होती है, हाथ का बढ़ना, पैरों का बढ़ना, अगर पूरे शरीर की पार्ट करें तो सबसे जो लंबा होता है हमारा टांग होता है, फिर उसके बाद हाथ होता है। यानी इसकी जो प्रक्रिया होती है वो बाद में होती है। इसलिए ये सेफ्लोकॉर्डल सीक्वेंस ये कहता है कि भाई जो डेवलपमेंट है ना वो सिर से लेकर के पांव की ओर होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना ये कंसेप्ट है कि सेफ्लोकॉर्डल सीक्वेंस, है ना, डेवलपमेंट फ्रॉम हेड टू टो। ठीक है, सिर से पैर की ओर। और दूसरा जो कंसेप्ट है वह क्या है? प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस क्या होता है कि भाई यहां डेवलपमेंट जो होता है ना, वो ये देख रहे हो आप, ये सेंट्रल पार्ट से आउटर पार्ट की ओर होता है। ठीक है, सेंट्रल पार्ट से आउटर पार्ट की ओर होता है। आपने देखा होगा कि बच्चे जो है
पहले क्या करते हैं, बेसिकली अगर किसी चीज को उठाना हो, किसी वस्तु को उठाना हो तो पूरा शोल्डर और हैंड उठाने लगते हैं, यानी उसको पकड़ने के लिए सिर्फ उंगली ही काफी है, सिर्फ, है ना, यहां से कलाई का इस्तेमाल करके वो बच्चा पकड़ सकता है। लेकिन चूंकि डेवलपमेंट उस समय बच्चे का सेंट्रल पोर्शन में हुआ होता है, इसलिए बच्चा पूरे बाह का उपयोग करता है, पूरे हाथ को हिलाना डुलाना स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे बच्चा यहां पे, है ना, रिस्ट यानी इसकी कलाई और उंगलियों का प्रयोग करता है। वो बाद में, कब, जब बच्चे का आउटर पार्ट्स डेवलप हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो हमेशा याद रखना, जो प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस है यह कंसेप्ट है जिसमें डेवलपमेंट जो होता है वह सेंट्रल पोर्शन से, है ना, सेंट्रल पोर्शन ऑफ द बॉडी टू द आउटर पार्ट्स। क्लियर है? यह दो कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक आपको बताया था मैंने, क्या, बायलेटरल टू यूनिलेटरल, बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरा ये क्या, सेफलोकॉर्डल सीक्वेंस और प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। यहां से भी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है? चलिए, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसको देखिए, इस तरह से एक और तस्वीर लिया है हमने। यहां पर आप देख रहे होंगे, ये सेफलोकॉर्डल हेड टू टो, है ना, यानी यहां पर यह सर हो गया, इधर पैर हो गया। तो जो विकास का क्रम है वो सिर से पैर की ओर होता है। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप हमेशा ऑप्शन में किसको चूज करेंगे, किसको, सेफलोकॉर्डल सीक्वेंस को। और जब यहां पर आ जाए क्या, कि मिडिल से, है ना, मिडिल से यानी सेंटर से आउटर पार्ट के डेवलपमेंट की बात आ जाए तो यह क्या आ जाएगा, यह प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस आ जाएगा। ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस आ जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो यह दोनों तस्वीर आप एक बार देख लें। यहां पर हमेशा याद रखना कि सेफलोकॉर्डल यानी हेड टू टो, बस आपका काम हो गया, कंसेप्ट यही है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल मतलब फ्रॉम द सेंटर टू आउटवर्ड्स। ठीक है बच्चों, एक या दो तस्वीर है, आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या आप नोट कर लें। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, याद रखिएगा, लगभग सभी परीक्षाओं में, टीचिंग रिलेटेड सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला देखिए, नेक्स्ट हमारा जो है मोटर डेवलपमेंट के बाद, है ना, मोटर डेवलपमेंट में देखो मुख्य रूप से आपको यहां पर चीजें समझ में आ गई है कि यहीं पर बात होती है किसकी, फाइन मोटर की, हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा। यहीं पर बात हो रही है किसकी, ग्रॉस मोटर की, ग्रॉस मोटर को भी समझा, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, है ना, बायलेटरल टू यूनिलेटरल, सेफलोकॉर्डल सीक्वेंस, प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस, ये सारा हमारा कवर हो गया। और यही जो टर्म मैं बोल रहा हूं, यहीं से प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए, अब ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आप देख पा रहे हो इस बच्चे को बड़े शिद्दत से लगा पड़ा है ना। ये देखो यहाँ पे फर्स्ट क्लास, ये क्या कर रहा है, यहाँ पर कुछ बना रहा है। यानी ये जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, बेसिकली यह जो है आप इसको मेंटल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं आप, मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। अब ये मेंटल डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहा है बच्चा, यानी बच्चे के अंदर कुछ चल रहा है ना, ब्लॉक्स को जोड़ने का काम चल रहा है। तो यहां पर यह पूरी तरह से इंटेलेक्चुअली इन्वॉल्व्ड है ना। तो यहां पर इसका मतलब क्या होता है, आप सरल भाषा में अगर समझना चाहते हैं तो इसका मतलब है थिंकिंग करना। बच्चा थिंक कर रहा है, थिंकिंग करना, है ना, परसेप्शन, मेमोरीज, रीजनिंग, है ना, कंसेप्ट को डेवलप कर रहा है। यहां पे बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहा है ना। और बच्चे में ये धीरे धीरे एज के साथ डेवलप होता है। जैसे बच्चा पहले कॉन्क्रीटली थिंक करता है ना, कॉन्क्रीटली थिंक करता है, क्लियर है। बाद में जैसे ही वो बड़ा होता है ना, तो लगभग फिर वो एब्स्ट्रैक्टली भी थिंक कर सकता है, क्लियर है। अब देखो, थिंकिंग वाले प्रोसेस से एक कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूं। अगर आप देखें तो यहां पे, चलिए, आपने देखा होगा कि यहां पर जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, क्लियर है, 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है, यह बेसिकली अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे इसको कहते हैं कि आपको ये सेंसरी मोटर होता है। यानी बच्चे यहाँ सेंसेस से सीखते हैं, है ना। यहाँ पर बच्चे जो है किससे सीखते हैं, सेंसेस से सीखते हैं। अब यहाँ पर सेंसेस से सीखने के बाद अगर फिर ये 2 से 7 वर्ष के बच्चे हैं तो यहाँ पर फिर वो उसी सेंसेस से एक्टिविटी करके सीखते हैं चीजों को, है ना। तो यानी ये वाला जो पार्ट है 2 से 7 वर्ष का, यह बेसिकली प्री ऑपरेशनल कहलाता है। क्या कहलाता है, प्री ऑपरेशनल।
प्री ऑपरेशनल स्टेज। फिर 7 से 11 यह वाला जो अवस्था होता है 7 से 11 का, ये होता है आपका क्या, कॉन्क्रीट, है ना, कॉन्क्रीट। अब इसमें कॉन्क्रीट का मतलब होता है मूर्त, यानी यहां भी बच्चा क्या करता है, लॉजिकली सोच सकता है। यहां भी बच्चा जो है क्या करता है, सोच सकता है, लेकिन सोचेगा कैसे, है ना, कॉन्क्रीटली सोचेगा, मूर्त रूप में सोच सकता है। यानी वह वस्तु जिसके बारे में वह सोचना चाहता है, वह वस्तु उसके सामने प्रत्यक्ष रूप में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही वह 11 प्लस में जाता है, तो यह बच्चा जो है बेसिकली क्या, एब्स्ट्रैक्टली भी सोच सकता है। एब्स्ट्रैक्टली यह फॉर्मल वे में थिंकिंग कर सकता है, फॉर्मल वे में यह थिंकिंग कर सकता है। तो आप देख रहे हैं यहां पे डिफरेंट स्टेजेस में बच्चे के अंदर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी या मेंटल एबिलिटी धीरे धीरे डेवलप होती है, एकदम से नहीं हो जाती, धीरे धीरे डेवलप होती है ना। यानी अगर आप देखें तो जहां तीसरे स्टेज में वह सोच सकता है बट कॉन्क्रीटली, है ना, एब्स्ट्रैक्टली नहीं सोच सकता, वही एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, वही फॉर्मल थिंकिंग इसका चौथे स्टेज में 11 प्लस वाले में वह सोचता है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तो यही चीज है। तो यहां पर इसका पॉइंट आपको समझ में आ गया कि ये जो होता है ना, जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, वह इंक्रीज विथ एज, वह उम्र के साथ धीरे धीरे बढ़ता है। क्लियर है, और इंक्रीज विथ एक्सपीरियंस, और वह धीरे धीरे अनुभव के साथ ही क्या होता है, वह बढ़ता है। यानी अनुभव और उम्र के साथ ही बच्चे की सोचने की शक्ति, उसकी मेमोरी, उसको तर्क करने की शक्ति, उसका जो भी किसी भी चीज के लिए जो उसका कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को ठीक प्रकार से समझना या किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना और एब्स्ट्रैक्टली भी सोच पाना। ठीक है, क्लियर है यहां पर। तो यहां पर आपने देखा होगा कि इस तरह की जो चीजें होती, इस तरह की जो थिंकिंग होता है, ये सारा का सारा ये इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का पार्ट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है। ठीक है, कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मींस द ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड्स एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन, यानी वह सोच सके और किसी भी चीज के लिए, किसी भी ऑपरेशंस के लिए, वो ऑपरेशंस क्यों हो रहा है या कोई चीज कैसे काम करता है, उसके पीछे वह तर्क कर सके, सोच सके, है ना, कि इसके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है। क्लियर है, जब बच्चा इस चीज को ढूंढ रहा है तो आप समझ लें कि बच्चे के अंदर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, मेंटल प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहां। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ये देखिए हमने जो है 5 एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यहाँ पे क्या क्या होता है मुख्य रूप से कई बार पूछ दिया जाता है, इनमें से कोई नहीं है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि मेमोरी जो है यह किसका पार्ट है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का पार्ट है। मेमोरी इज द पार्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट को भी इसी के एस्पेक्ट में रखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आप कह सकते हैं कि भाई इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का ही एक एस्पेक्ट है। लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के ही एस्पेक्ट में रखते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को भी हम इंटेलेक्चुअल या कॉग्निटिव या मेंटल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में ही पढ़ते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ये चीज आप देख लीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। क्लियर है ना, तो ये बहुत ही मुख्य पॉइंट है यहां पे। चलो, और अगले स्लाइड की अगर बात करें तो अब यह लगभग जो बचा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, जो पार्ट बचा है बच्चों, वह ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पार्ट 2 वाले सीरीज में हम लेकर के आएंगे। ठीक है ना, तो आप देख पा रहे होंगे भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, तो कैसा लगा आपको आज का सेशन, आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर देंगे, है ना। और इसके पार्ट 2 को हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे और फिर उस पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखें, आपसे जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।